मैप में रूसी कब्जे वाले इलाके दिखाए गए। नक्शे को लेकर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया। रूसी कब्जे वाले इलाके को छुड़ाएंगे ज़ेलेंस्की। ये वही तस्वीर है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, ज़ेलेंस्की दिखाई दे रहे हैं और ये वही मैप है जिसके लिए ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कहा कि ये वही इलाके हैं जो हमें छुड़ाने हैं, जो हमें चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि ज़ेलेंस्की डॉनबास को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। कहा है कि रूसी कब्जे वाले 22% जमीन यूक्रेन की है। मैप के जरिए समझाया भी गया कहां कहां रूसी कब्जा है। क्रीमिया पर ज़ेलेंस्की का रुख नरम है। तो ये वही बात है कि पुतिन अपनी शर्तें रख चुके हैं, साफ क्लियर कर चुके हैं और ज़ेलेंस्की ने भी बता दिया है कि वो हिस्से इलाके नहीं छोड़ना चाहते। ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की की मुलाकात के दौरान यूक्रेन का जो मैप लगाया गया था वो मैप हम आपको दिखाते हैं और इस मैप के जरिए आपको समझाते हैं कि पुतिन की क्या मांग है, ज़ेलेंस्की ने क्या शर्त रखी है। वॉशिंगटन शिखर सम्मेलन के दौरान रूस छोड़ने को तैयार नहीं है खार्किव और सूमी के इलाके। ये वो तस्वीरें भी आप साइड में देख रहे हैं, ये वही इलाके हाईलाइट किए गए हैं। डोनेस्क, लुहांस्क के साथ पूरा डोनबास निधि, ये वो इलाके हैं जो साफ तौर पर क्लियरली कहे गए हैं कि रूस को चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, ये इलाके हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये पूरा यूक्रेन है, लेकिन जो आपको इस रंग में दिख रहा है ये इलाके वो हैं जिन्होंने रूस पे कब्जा कर रखा है, जिसमें लुहांस्क है, डोनेस्क है, ज़ेपोरिज़िया भी है और खेरसोन है, इसके अलावा क्रीमिया है। तो ये वो इलाके हैं। ये बताया गया ज़ेलेंस्की के जरिए कि इस पूरे मामले पर रूस ने इस पर कब्जा कर रखा है। अब ज़ेलेंस्की की क्या मांग है ये भी बताएंगे, लेकिन रूस की मांग क्या है ये प्रगति बता रही। बिल्कुल, और डोनेस्क, लुहांस्क के साथ पूरा डोनबास चाहिए। ये जो मैप पे आपको रीजन्स दिखा रहे हैं ये वही रीजन है। दूसरी मांग कि क्रीमिया पर रूसी संप्रभुता को मान्यता दी जाए, जो पहले दिन से उठा रहे हैं रूस। नाटो में यूक्रेन की एंट्री पर रोक लगा दी जाए, सबसे महत्वपूर्ण मांग। और इसके साथ ही यूक्रेन की क्या शर्तें हैं वो भी आपको बताते हैं। नाटो की सदस्यता, डोनबास छोड़ने को तैयार नहीं है। तीसरी शर्त यह है कि यूएस, यूरोप की सुरक्षा गारंटी दी जाए, ये कहा गया है रूस की तरफ से। और शर्तें भी हैं, यूक्रेन में शांति सेना की तैनाती हो, ये यूक्रेन का कहना है। ज़ेलेंस्की का कहना है रूसी जेलों से कैदियों की रिहाई हो, ये भी ज़ेलेंस्की ने अपनी बात रखी। जंग में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हो, ये भी कहा गया। सैन्य ताकत बढ़ाने पर पाबंदी नहीं है, ये भी कहा गया। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है चर्चा करने के लिए, क्योंकि सबकी नजरें थी ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात पर। मेजर जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड अश्विंदर सिंह बहल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। रविंद्रनाथ सचदेव सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। रविंद्र सर, आपसे शुरुआत कर रही हूँ मैं इस चर्चा की। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो डिप्लोमेटिक रास्ते के लिए तैयार हैं, यानी कूटनीतिक रास्ता आजमाया जाएगा। युद्ध रोकने के लिए तो तैयार है, लेकिन जमीन की अदला बदली के लिए तैयार नहीं है। ये कैसे होगा, क्योंकि पहले ही रूस कब्जा करके बैठा है और बाकायदा वो मानचित्र लेकर आए थे, तो बात बनेगी कैसे? नहीं हो पाएगा। ज़ेलेंस्की को रियलाइज करना पड़ेगा कि जो रियलिटी है, अनफॉर्चुनेट है रियलिटी ज़ेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए, बट असलियत ये है कि जो रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया जितने पोर्शंस यूक्रेन के, मोर और लेस रशिया उन सबको रखेगा। अभी उसमें और जाएंगे टेरिटरी की बात, बट आप देखिए, क्योंकि यहाँ जो ट्रंप भी है, मैक्सिमम क्या हो सकता था कि ट्रंप 100% ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा था, नहीं जी रशिया पूरी टेरिटरी वापस करो, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है ना, वो तो बिल्कुल है ही नहीं। ट्रंप कह रहा है असलियत ये है तुम्हें टेरिटरी गिव अप करनी पड़ेगी। अभी जो और कहना कि डिप्लोमेटिक रास्ते, आई मीन बॉटम लाइन तो ये टेरिटरी का डिसीजन, दैट्स वन। उसके अलावा अहम है कि यूक्रेन की सिक्योरिटी और अदर बिंदु, राइट, बट टेरिटरी यूक्रेन को गिव अप करनी पड़ेगी। उसमें जो अभी हो रहा है, आप जो मैप दिखा रही थी, ऐसा है 4 प्रोविंसेस हैं जो डिस्कशन में है। क्रीमिया को आप अलग रखिए, क्रीमिया तो रशिया ने 2014 में ले लिया था, वो तो है ही उसका, राइट। ये जो 4 प्रोविंसेस हैं, पुतिन ने इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने देश का हिस्सा बना लिया था। लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया एंड खेरसोन। अब बात यह है कि डोनेस्क में रशिया ऑलमोस्ट 95% कंट्रोल करता है। बाकी जो 3 है, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन, इनको करीब 70% कंट्रोल करता है जी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रशिया को खेरसोन, ज़ेपोरिज़िया का वो पैच बिल्कुल चाहिए, क्योंकि उससे वो लैंड के जरिए क्रीमिया से कनेक्ट होता है। करेक्ट। रशिया का क्रीमिया से कोई कनेक्शन नहीं था, अदरवाइज वो कर्श ब्रिज था, आपको याद है, 1-2 बार उड़ा दिया गया था। तो रशिया को क्रीमिया पे एक्सेस करने के लिए ये जो बेल्ट है ये पूरी चाहिए। तो रशिया अब क्या कह रहा है,
जो लुहांस्क है जहां 95% है, बोला मेरे को पूरा 100 दे दो। जी, डोनेस्क जो है 70% मेरे को पूरा 100 कर दो, और ज़पोरिज़िया और खेरसोम में 70% जो मैंने ऑक्यूपाई कर रखा है बस मैं उसी को रखूंगा, मैं और नहीं मांगता। ठीक है, तो ये बात है रशिया की रिगार्डिंग टेरिटरी। तभी इसको टेरिटरी स्वैप किया कहा जा रहा है। स्वैप कोई नहीं है, तो यूक्रेन की टेरिटरी एक जगह से दूसरी जगह लेकर के डोनेस्क को, लुहांस्क को 100% कर देंगे, और खेरसोम और ज़पोरिज़िया में 70% जो रशिया में ऑलरेडी है उसके पास रहेगी। बिल्कुल सर, और लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जो आप पुतिन की शर्तें बता रहे हैं, दूसरी ओर मैप पर इसी पर बात हो रही थी। यूक्रेन के मैप पर पुतिन भड़क सकते हैं, क्योंकि पुतिन को डोनबास पर समझौता मंजूर नहीं है। इसी पर हम अभी चर्चा कर रहे थे, और बड़ी खबर है, डोनबास पर ज़ेलेंस्की की जिद से दिक्कत बढ़ सकती है। रूस यूक्रेन पर हमले कर सकता है, और अभी इससे पहले एक बड़ी खबर हमने आपको बताई भी थी कि रूस की तरफ से बड़े हमले की तैयारी की भी जा रही है यूक्रेन में। तो एक तरफ जो ज़ेलेंस्की जिद पर आ रहे हैं, मैप दिखाकर वो बता रहे हैं उन्हें क्या चाहिए, लेकिन पुतिन का गुस्सा बढ़ सकता है। तो ओवल ऑफिस में यूक्रेन का मैप क्यों? देखिए, ये बहुत अहम है जो ज़ेलेंस्की ने रणनीति चली है। मैप पर रूसी कब्जे वाले इलाके को दिखाया गया है, यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर रूसी कब्जे को दिखाया गया है। ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि रूस इन इलाकों से कब्जा छोड़ दे, हटा ले। रूस इन इलाकों से कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। ट्रंप ज़ेलेंस्की पर समझौते के लिए दबाव डालेंगे। और यूक्रेन ने रूस की शर्तों को खारिज भी कर दिया है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के यूक्रेन ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। इस अखबार के जरिए जानकारी दी गई है कि डोनबास से यूक्रेन सेना नहीं हटाएगा। पुतिन डटे हुए हैं और शर्तें यूक्रेन को भी नामंजूर है। रूसी कब्जे वाले इलाके को मान्यता नहीं देंगे। डोनेस्क, लुहांस्क पर रूस का कंट्रोल मंजूर नहीं है। किसी भी शांति समझौते से पहले सीज़फायर जरूरी है। निधि, और विदेशों में $300 बिलियन की रूसी संपत्ति जब्त हो, रूसी संपत्ति से यूक्रेन को हुए नुकसान की भरपाई हो, रूस पर लगे प्रतिबंधों में शर्तों के साथ राहत दी जाए, ये रूस की मांग रही है। भविष्य में शांति समझौतों का रूस पालन करे। बिल्कुल, ये वो तमाम शर्तें हैं जो रखी जा रही है, लेकिन बहल सर ये समझना बहुत जरूरी है कि यूक्रेन अपनी शर्तों पर डटा है, लेकिन पुतिन वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं उन्हें क्या क्या चाहिए। एक तरफ EU के लीडर्स हैं, नाटो देश के लीडर्स हैं जो टेबल पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी ओर पुतिन है। और जब दोनों का आमना सामना होगा, अगर बात नहीं बढ़ती है तो क्या एटमी जंग तक ये जंग बढ़ सकती है? ये बड़ा सवाल है। प्रगति जी, पहले मैं ये कहूंगा कि मेरा ब्लड जो है वो B पॉजिटिव है, यानी कि मैं हमेशा से पॉजिटिव सोचता हूं। और पॉजिटिव चीजें अगर हम देखें इसके अंदर क्या क्या हुई है, सबसे पहले पॉजिटिव चीज हुई है कि जो अलास्का में मीट हुई थी उसमें कहीं ना कहीं ये सहमति बन गई है कि जो सिक्योरिटी गारंटीज चाहता है यूक्रेन, तो वो कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी गारंटीज उसको मिल जाएंगी और रशिया उसके लिए एग्री कर जाएगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन उस समय हो गया था जो कि अब बताया जा रहा है। और दूसरी चीज है, इस मीटिंग में क्या हुआ, इस मीटिंग के अंदर जमीन की अदला बदली की डिस्कशन के लिए ज़ेलेंस्की तैयार है पुतिन के साथ, और पुतिन तैयार है कि ज़ेलेंस्की को शायद पहले द्विपक्षीय मीटिंग के अंदर मिलेंगे और उसके बाद ट्राइपैट्राइट मीटिंग के अंदर ट्रंप के साथ मिटेंगे। ये दूसरा पॉजिटिव स्टेप है। तीसरा पॉजिटिव स्टेप है कि पहले बात होती थी, जो नेशंस हैं यूरोप के, वो कहते थे कि सबसे पहले रशिया सीज फायर करे। अब उससे हटकर डायरेक्ट परमानेंट पीस डील के लिए डिस्कशंस करने को तैयार है यूरोप भी और ज़ेलेंस्की भी। चौथी चीज है कि जब सबसे पहले जो लैंड किए वहां पे यूरोपियन लीडर्स, तो कहां गए? वो गए थे यूक्रेनियन एम्बेसी के अंदर, और वहां पे ये बॉटम लाइंस तैयार हो गई थी। आपको याद होगा, बड़े बेआबरू होके निकले थे पिछली बारी ज़ेलेंस्की उस जगह से, लेकिन इस बार जो थी पॉजिटिविटी थी। ज़ेलेंस्की ने थैंक किया कि जो कि पिछली बार नहीं किया था। ज़ेलेंस्की पिछली बार टी शर्ट के अंदर आए थे, इस बार सूट के अंदर आए थे, चाहे टाई नहीं पहनी थी उन्होंने। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी थी। और जो मैप के लिए ज़ेलेंस्की ने कहा था, क्या कहा था? हाउ विल आई कैरी दिस बैक होम? इसका मतलब ये नहीं है कि वो
जहाज के अंदर जगह नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसके लोग तैयार नहीं होंगे अगर कोई भी टेरिटोरियल कंसेशन दिया जाता है। आखिरी चीज जो मैं इसमें कहना चाहता हूं, यूरोप नहीं चाहता कि पीस हो, क्योंकि यूरोप को लगता है कि उनका जो मेन एनिमी रशिया उन पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उन पे एक देश पे भी अटैक करेगा नाटो के तो 32 देशों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। और अभी इसके लाखों सैनिक जो है मारे जा चुके हैं और इकोनॉमिकली मिलिटरीली उस पे कई सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो रशिया नहीं चाहेगा, लेकिन रशिया को थ्रेट दिखा के वो चाहते हैं कि रशिया को इकोनॉमिकली मिलिटरीली वीक किया जाए। ऐसा लग रहा है असली गेम तो यूरोप खेल रहा है, क्योंकि यूरोप नहीं चाहता कि ये युद्ध हो। मैं आऊंगी, सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ी खबर है, उसके बाद फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। 2 हफ्तों के अंदर पुतिन ज़ेलेंस्की की मुलाकात भी होनी है। देखिए, ये मुलाकात बहुत अहम होने वाली है। बहुत जल्द मुलाकात की तारीख तय होगी, जो कि ट्रंप की ओर से इशारा किया गया। अमेरिका के किसी शहर में ये मुलाकात संभव है। तो जब पुतिन और ज़ेलेंस्की मिलेंगे, तब क्या युद्ध समाप्त हो जाएगा या समाप्ति की ओर आगे बढ़ेगा? ये बड़ा सवाल होगा। यूरोपीय नेता यूरोप में मुलाकात करवाना चाहते हैं। यूरोप चाहता है कि यूरोप में मुलाकात हो, लेकिन अमेरिका चाहता है कि अमेरिका में मुलाकात हो। तो लगातार पॉजिटिविटी की यहाँ पर बात हो रही है, मीटिंग जिस तरीके से हुई, लेकिन पुतिन का दबदबा कितना रहा ये भी मानना पड़ेगा, क्योंकि 40 मिनट इस दौरान भी बातचीत ट्रंप ने की। अलास्का के बाद वॉशिंगटन में भी पुतिन हर जगह। बड़ा सवाल है क्योंकि पुतिन ज़ेलेंस्की की द्विपक्षीय मुलाकात पहले हुई, फिर पुतिन ज़ेलेंस्की ट्रंप के बीच त्रिपक्षीय बैठक होने की बात कही जा रही है, लेकिन सीज फायर की शर्तों पर चर्चा होगी ये भी सवाल उठाया जा रहा है। उसके बाद क्या? तो ट्रंप ने अचानक ज़ेलेंस्की से मुलाकात रोक दी। बैठक के बीच ही 40 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि वो पुतिन को कॉल करते हैं? व्हाइट हाउस में ट्रंप एक अलग कमरे में गए और वहां पर ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन कॉल पर बात की। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेनी शर्तों की जानकारी दी कि हमारे बीच में ये बात हुई थी, लेकिन अब ये बात हो रही है। पुतिन से आश्वासन मिलने के बाद बातचीत को आगे बढ़ाया गया। तो इसे कैसे देखा जाए? शांति होगी या जंग? फैसला पुतिन करेंगे, ये बड़ी बात निकलकर अब सामने आ रही है। निधि, इस बीच कॉल किया गया और उसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन पुतिन को दी गई। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ सिंह साहब भी मौजूद हैं। सिंह सर, अगर देखिए ये जो मुलाकात पर थोड़ा सा और एनालिसिस करें तो ये एक डिप्लोमेटिक मुलाकात ज्यादा। देखिए, अभी बातें हो रही हैं, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड ये कहता है कि अभी भी ताबड़तोड़ और बड़ा प्रहार जारी है, दोनों ओर से हमले हो रहे हैं, युद्ध रुक नहीं रहा है। आपको क्या लगता है, इस पॉजिटिविटी के बीच क्या युद्ध रुकने की कवायद बढ़ेगी आगे? देखिए निधि, पॉजिटिविटी तो बहुत अच्छा लफ्ज़ है। और सारे डिप्लोमेटिक जो ये मीट हुई है वाइट हाउस में, नवरत्ना इकट्ठे हुए, 7 लीडर यूयू के और एक ज़ेलेंस्की और 9वां राष्ट्रपति ट्रंप। पर इनका क्या नतीजा निकला है? नतीजा ये निकला है कि इस समय ज़ेलेंस्की को बस के नीचे फेंको, समुद्र में फेंको। क्यों? जब ये लड़ाई शुरू हुई थी 2022 में, तो पुतिन का एम था डीमिलिटराइजेशन पहला, दूसरा नाटो में नहीं आएगा यूक्रेन, और तीसरा था कि वो जो टेरिटरीज उनकी हैं मांग रहा है डोनबास रीजन में, वो लेगा। अभी देखें, वो मार्च 2022 में वो कुछ समझौता हो रहा था, पर बोरिस जॉनसन ने खासकर उसको रद्द करा दिया। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी शुभांशु शुक्ला से बातचीत कर रहे हैं। आप लोग जब इतनी बड़ी यात्रा करके वापस पहुंचते हैं, काफी कुछ चेंज फील होता होगा। जब मैं समझना चाहता हूँ वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग। जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है। आप जाते हैं उसमें तो सिटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है, जो और पूरे 23-24 घंटे उसी में निकालना पड़ता है। हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो आप सीट खोल के, अपना हार्नेस खोल के, आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड, आप जा सकते हैं, इधर उधर चीज़ें कर सकते हैं। इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है, उससे तो ज़्यादा अच्छा है। उससे ज़्यादा अच्छा है। बट पहुंचने के बाद सर काफ़ी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं। और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है, वहाँ आप नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस, आप मतलब चल नहीं सकते वापस आते हैं, तो चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो। मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था, तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे। फिर दूसरा तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है,
लेकिन वो ब्रेन जो है वो उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरनमेंट है, नया वातावरण है। यानी सिर्फ बॉडी का ट्रेनिंग नहीं है, माइंड का ट्रेनिंग ज्यादा है। माइंड का ट्रेनिंग है सर, बॉडी में ताकत है, मांसपेशियों में ताकत है, लेकिन वो ब्रेन की रीवायरिंग होनी है, उसको दोबारा से ये समझना है कि ये नया एनवायरनमेंट है, अब इसमें आपको चलने के लिए इतनी ताकत लगेगी या इतना एफर्ट लगेगा, वो वापस से समझते हैं सर। सबसे ज्यादा समय से वहाँ कौन था, कितने समय क्या था? इस समय सबसे ज्यादा समय लोग एक टाइम पे करीब 8 महीने तक लोग रह रहे हैं सर। इसी मिशन से शुरू हुआ है कि 8 महीने तक रहेंगे। अभी वहाँ जो लोग मिले आपको, हाँ, उनमें से कुछ लोग हैं जो कि दिसंबर में वापस आएंगे। और आपका मूंग और मेथी का प्रयोग का क्या है? बहुत अच्छा है सर। मैं इस बात से बहुत सरप्राइज था कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, इन चीज़ों के बारे में। फूड बहुत बड़ा चैलेंज है सर एक स्पेस स्टेशन पे। जगह कम है, कार्गो महंगा है, आप कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी और न्यूट्रिशन आपको पैक करने की हमेशा कोशिश रहती है, और हर तरह से प्रयोग चल रहे हैं सब, और इनको उगाना बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं चाहिए स्पेस स्टेशन में। छोटा सा एक आप डिश में थोड़ा सा पानी डाल के उनको छोड़ दीजिए और वो बहुत अच्छे से 8 दिन बाद वो स्प्राउट होना शुरू हो गए थे सर। स्टेशन में ये मुझे देखने को मिले। तो हमारी जो ये टिपिकल जो हमारे कंट्री की ये जो सीक्रेट्स हैं, मैं बोलूँगा सर, जैसे ही हमें ये मौका मिला कि हम माइक्रोग्रेविटी रिसर्च में पहुंच पाए, ये वहां पहुंच गए, और क्या पता कि ये हमारी फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स के लिए तो एक तरह से है ही सर स्टेशन में, लेकिन अगर वहां सॉल्व होती है तो ये पृथ्वी पे भी लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती है। पहला एक बार एक कोई भारतीय आया, तो भारतीय को देख करके उनके मन में क्या रहता है, क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं, ये बाकी जो दुनिया के देश के लोग होते थे? मेरा पर्सनल अनुभव जो रहा है सर पिछले 1 साल में, मैं तो जहाँ भी गया, जिससे भी मिला, सभी लोग बहुत खुश हुए मुझसे मिलके, बहुत एक्साइटेड थे बात करने में, आके मुझसे पूछने में कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबको इसके बारे में मालूम था कि भारत स्पेस के क्षेत्र में क्या कर रहा है, सबको इस बारे में जानकारी थी। और सब मुझसे ज़्यादा तो कई लोग थे जो गगनयान के बारे में इतना एक्साइटेड थे, जो आके मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मिशन कब जा रहा है। एंड मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे, मुझसे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। तो मुझे लगता है सर कि बहुत ज़्यादा उत्साह है। ये सारी आपको टेक जीनियस के रूप में बुलाती थी, क्या कारण? नहीं सर, वो लोग मुझे लगता है बहुत काइंड है जो इस तरह से बोलते हैं, बट मेरी जो ट्रेनिंग रही है सर, जो एयरफोर्स में ट्रेनिंग रही है, और उसके बाद हम लोग ने टेस्ट पायलट की ट्रेनिंग की सर। तो मैं एयरफोर्स में जब गया था तो मुझे लगा था कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बट मुझे उसके बाद बहुत पढ़ाई करनी पड़ी थी, मुझे पता नहीं था। और टेस्ट पायलट बनने के बाद तो एक ये काइंड ऑफ एक इंजीनियरिंग का एक डिसिप्लिन बन जाता है सर। इसरो में ट्रेनिंग की, हमारे साइंटिस्ट ने हमको पढ़ाया तो 3-4 साल, तो मुझे लगता है कि हम लोग काफी अच्छे से तैयार थे सर इस मिशन के लिए जब पहुंचे। मैंने जब आपको होमवर्क कहा था तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है सर, और लोग काफी हंसे थे मेरे साथ। उस मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे चढ़ाया भी था कि आपके प्रधानमंत्री ने आपको होमवर्क दिया। दिया तो है, और बहुत ज़रूरी है सर। हमें इस बात का आभास था, मैं गया ही इसलिए था। मिशन तो एक सक्सेसफुल हुआ है सर, हम लोग वापस आ गए हैं, लेकिन ये मिशन अंत नहीं है, मिशन तो शुरुआत है। तो अरे तो मैंने उसी दिन भी कहा, आपने उस दिन बोला था ये हमारा पहला कदम है, ये पहला कदम है। तो इस पहले कदम का मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि हम कितना कुछ इससे सीख के हम वापस ला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम होगा हमारे सामने, एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट का पूल होना चाहिए हमारे पास सर। हमारे सामने 40-50 लोग रेडी इस प्रकार का। अब तक तो शायद बहुत कम बच्चों के मन में होता होगा, हाँ यार ये कुछ अच्छा है, लेकिन अब आपके आने के बाद शायद वो विश्वास भी बहुत बढ़ेगा, आकर्षण भी बढ़ेगा। जब मैं छोटा था, राकेश शर्मा सर पहली बार गए थे 1984 में, पर एस्ट्रोनॉट बनने का सपना कभी मेरे मन में नहीं आया है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं था। बट मैं जब इस बार गया सर स्टेशन में, तो 3 बार मैंने बच्चों से बात की। एक बार लाइव इवेंट था सर, और 2 बार रेडियो के थ्रू उनसे बात हुई। और तीनों इवेंट में सर एक बच्चा था हर इवेंट में जिसने पूछा कि सर मैं कैसे एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ।
तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सफलता है कि आज के भारत में वो उसको सपने देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको मालूम है कि ये पॉसिबल है। हमारे पास ऑप्शन है और हम बन सकते हैं। और आपने जैसा कहा सर कि ये जिम्मेदारी है मेरी, मुझे लगता है मुझे बहुत मौका मिला कि मैं अपने देश का रिप्रेजेंट कर पाया हूँ, और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ तक पहुँचाऊँ। अब स्पेस स्टेशन और गगनयान जो हमारे बड़े मिशन है, उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, स्पेशली सर क्योंकि इस तरह का कमिटमेंट हमारी गवर्नमेंट आपके द्वारा जो है इस स्पेस प्रोग्राम को सस्टेन्ड बजट एवरी ईयर एंड इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स, जैसे कि चंद्रयान 2 सर सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद भी हमने कहा कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ, ऐसे ही फेलियर होने के बाद भी अगर इतना सपोर्ट मिल रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है, तो कहीं ना कहीं सर हमारी इसमें क्षमता भी है और इसमें पोजीशन भी है, तो हम यहाँ पे एक लीडरशिप रोल एक्वायर कर सकते हैं सर। और एक बहुत बड़ा एक टूल होगा अगर एक ऐसा स्पेस स्टेशन जो लेड बाय भारत बट बाकी लोग आके उसका हिस्सा बने। मैंने सुनी सर आपने जो आत्मनिर्भरता इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग वाली आपने बात की थी, तो ये सारी चीजें एक ही तरह से जुड़ी हुई है। जो विजन आपने जो अभी दिया है हमें ये गगनयान का और बैस का और फिर मून लैंडिंग का सर, बहुत बड़ा ड्रीम है सर। हम अगर आत्मनिर्भर बन के करेंगे तो अच्छा करेंगे। बिल्कुल सर। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सर स्पेस पे फोटोग्राफ वगैरह कोशिश की भारत की लेने की। ये भारत यहाँ से शुरू से ये ट्रायंगल, ये बैंगलोर है सर, ये हैदराबाद क्रॉस हो रहा है, और ये जो फ्लैश आप देख रहे हैं सर, ये सारी बिजली चमक रही है सर, बिजली जो पहाड़ों में हो रहा है सर, और ये क्रॉस होते ही जो डार्क एरिया आता है सर, ये हिमालय आ जाता है, और ये ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं सर, ये तारे हैं सारे, और ये क्रॉस करते ही है पीछे से सूरज आ रहा है सर।